वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 4 लेक्चर नंबर 2। मैं हूं जानुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास को हम डिफाइन कर सकते हैं सेंटर, जस्ट अ मिनट, यस, सो इसको बताऊंगा जी। सेंटर ऑफ मास center of mass is a point where whole mass of an object appears to act. सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जहां पे सारे का सारा मास जो है वो एक्ट कर रहा होता है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। और इसकी स्पेशलिटी ये है, व्हेन a force is applied on this point, yes, जब हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, then the body moves without rotation। जी, जब हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर या उस पॉइंट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो है वो क्या है? मूव करती है विदाउट रोटेशन। ओके, तो यहां तक हमने दो पॉइंट समझ लिए कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ओके, अब इसी तरह से हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम डिफाइन कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि फिजिक्स में हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डील करते हैं ग्रेविटी के साथ भी, तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिफाइन की जरूरत पड़ती है। द पॉइंट where all mass of the objects appears at, यानी वो पॉइंट जहां पे किसी बॉडी का सारा वेट जो है वो बैलेंस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट where a body is balanced। जी, वो पॉइंट जहां पे कोई भी बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजुअली, यानी कि सेंटर ऑफ मास अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास की बराबर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी जिस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास मान रहे होते हैं उसी को हम सेंटर ऑफ
ग्रेविटी भी कहते हैं, लेकिन सबके लिए इक्वल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल टॉल बिल्डिंग्स होती हैं हमारे पास, टॉल इनके टॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, एंड माउंटेन, यस, क्योंकि माउंटेन और टॉल बिल्डिंग की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है, और हमें इस बात का पता है कि जब हम एल्टीट्यूड यानी कि एल्टीट्यूड कवर करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जी जो है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फॉर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स एंड टॉल बिल्डिंग्स, इनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है या ज्यादा एल्टीट्यूड पे मौजूद नहीं है, उनके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम पॉइंट ही होता है। जैसे अब हम क्या कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से कि मेरे पास एक क्यूब है, तो क्यूब जो है, क्यूब का जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, यस ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा सेंटर ऑफ, यस ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा और सेंटर ऑफ मास भी होगा। इसी तरह से हमारे पास और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक हमारे पास जो है काइंड ऑफ कोन है, ठीक है, ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं इनका जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ तो इस तरह से, ये जो पॉइंट होगा इनका, दिस वन, ये पॉइंट जो है यही इनका सेंटर ऑफ मास भी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। इसी तरह से हम सिलेंडर की बात कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक सिलेंडर है, दिस वन, ओके, तो सिलेंडर जो है इस तरह से, इस तरह, अभी जो सेंटर वाला पॉइंट होगा इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास, इसी तरह से आपके पास जो है वो सर्कल होता है। अगर हम सर्कल ड्रॉ कर लें यहाँ पर, लेट्स से ये सर्कल है, इस सर्कल का जो स्फीयर है, सॉरी इस स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। ये जो सेंटर है क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपने देखा कि ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड करना कंपैरेटिवली आसान है। तो ये तो हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सो दीज आर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी से बाहर भी हो सकता है। जैसे आपकी बुक पे एक एग्जांपल बनी हुई है कि जब हम अपना हाथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बिल्कुल इसके यहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको फोल्ड करते हैं तो वो हमारी बॉडी से जो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लाजमी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके उस बॉडी के अंदर ही हो, वो उस बॉडी से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ हमने सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस कर लिया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट जहाँ पे पूरी को पूरा बॉडी का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। और अगर ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरे का पूरा वेट जो है वो एक्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं, लेकिन वेरी टॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स के लिए ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से आप इनरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से कि ये आपके पास एक इररेगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर जो है
वो तीन जो है, तीन आप इसके अंदर जो है क्या करेंगे, सुराख करेंगे ऐसे, एक इधर करेंगे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। फिर आप इन डिफरेंट लोकेशंस जो है इसको किसी पिवट पॉइंट के साथ हैंग करेंगे, ठीक है, बारी बारी सबको। और प्लम लाइन की मदद से, प्लम लाइन में हम बेसिकली एक हमारे पास वायर होती है ऐसे, और उस वायर के साथ टिप पर हमारे पास एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप जो है वो साथ हैंग करना होता है, तो इसको प्लम लाइन कहते हैं। यस, सो दिस वन इज प्लम लाइन, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास irregular shape ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब आप इसे प्लम लाइन की मदद से मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जब मैं इन सारे जो होल्स को बारी बारी हैंग करूंगा, इसको उठा के पहले यहाँ से हैंग करूंगा, फिर वहां से क्या करूंगा, एक लाइन जो है वो क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा वहां से प्लम लाइन के जरिए। फिर जो है मैं इसी तरह से यहाँ से हैंग करूंगा, तो ये एक लाइन जो है मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा ऐसे। फिर मैं यहाँ से हैंग करूंगा, तो फिर मैं जो है एक लाइन बनाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है लाइंस एक पॉइंट पे आके कंबाइन करेंगे, तो यही पॉइंट जो है उसको हम कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस मेथड को हम कहते हैं प्लम लाइन। फाइन, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने बस वो इरेगुलर शेप लेनी है, उसमें तीन आपने सुराख करने हैं और एक कील दीवार में आपने लगाना है, और वहां पे इसको सेपरेटली पहले एक होल के साथ इसको हैंग करना है, देन आपने प्लम लाइन उसके ऊपर गिरानी है और उसके ऊपर एक लाइन लगानी है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो तीन लाइन जो हम बात करेंगे जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या होगा आपका सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। यस, तो मैं इसको जरा डिटेल से स्टडी नहीं करूंगा, हम बस इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हम याद करेंगे कि किसी भी बॉडी को अगर आपने ट्रांसलेशनल मोशन में लेके जाना तो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर ये जो फोर्स है, ये अगर नेट फोर्स को आप जीरो कर देते हैं तो बॉडी जो है वो किसमें आ जाती है, रेस्ट में। दो कंडीशन हो सकती है, अगर एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं और उसकी नेट फोर्स जीरो है तो आइदर वो रेस्ट पे है, ठीक है, दूसरा ये है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है क्या है, जीरो। पंच लाइन ये है कि इन दोनों केसेस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो। इसी तरह अगर आप एक बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं, टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी को। तो अगर आप नेट टॉर्क जीरो कर देंगे तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है, या वो यूनिफॉर्म, ये ट्रांसलेशनल मोशन की, तो ये रोटेशनल मोशन में चला जाएगा, रोटेशनल मोशन। ओके, तो यहां पे एक्सेलरेशन जीरो था, तो यहां पे जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा कहते हैं वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, आइदर वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है या फिर रोटेशनल मोशन कर रही है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम के लिए लिटमस टेस्ट ये है कि एक्सेलरेशन, एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन का जीरो होना जरूरी है, मतलब कि उसमें सारे जो फोर्सेस लग रही हैं उसका जीरो होना जरूरी है, और उसमें जितने भी टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं उनका जीरो होना जरूरी है। ओके, तो ये आपने स्लाइड से क्वेश्चन पढ़े कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है या रोटेट कर रही है तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, वो बॉडी इक्विलिब्रियम है। तो अब हमारे पास दो कंडीशन होती हैं इक्विलिब्रियम की। सो द फर्स्ट वन इज फर्स्ट कंडीशन,
condition. Okay, and the second one is second condition. Okay, तो दो कंडीशन होती हैं इसकी इक्विलिब्रियम की. पहली कंडीशन ये है कि sum of all the forces acting on the object must be equals to 0. मतलब कि F1 किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, इसी तरह से F2 भी उसी पे लग रही है, and प्लस F3 प्लस Fn. अगर n नंबर ऑफ फोर्सेज हैं किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो उनका 0 होना जरूरी है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज acting on the object must be equals to 0. तो ये फर्स्ट कंडीशन है. ये पहली बात तो ये है कि अगर आपने देखना कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो सबसे पहले आपने देखना कि उसमें जो सारी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं क्या वो 0 के इक्वल है कि नहीं है. ओके, अब ये हो सकता है, लेट्स से मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. ओके, नाउ अब अगर आपने काउंट करने फोर्सेस, ये एक फोर्स लग रही है, ये दूसरी फोर्स लग रही है, ये तीसरी और ये चौथी. तो मैं कह देता हूं कि ये वाली जो फोर्स है ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है. तो अगर हम इनका सम निकालें तो इसका नेट फोर्स जो है वो 0 आएगा. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, इसी तरह इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है. तो क्या होगा कि ये फोर्सेस क्या करेंगी, इसको रोटेट करवा देंगे. बेशक नेट फोर्स तो 0 आ गया हमारे पास, लेकिन चूंकि इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है. तो ये ऑपोजिट इक्वल डायरेक्शन में है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये इसको रोटेट करवा देगी. तो इसलिए हमें दूसरी कंडीशन जो है उसको भी फुलफिल करना पड़ता है. मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर टॉर्क 1 टॉर्क 2 प्लस इसको इतना करने के बाद थोड़ा छोटा. ओके, तो क्या होगा, टॉर्क 1 इसी पे टॉर्क लग रहा है टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 प्लस सो ऑन, कोई n टॉर्क एक्ट कर रहा है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. और दूसरी ये बात है कि इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ समेशन. मतलब सम समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू 0. जब ये दोनों कंडीशन जो है वो सैटिस्फाई होंगी तब हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम है. जैसे मैंने बताया कि बेशक नेट फोर्स 0 होती है, लेकिन स्टिल इन फोर्सेस ने इसको रोटेट करवाना शुरू कर दिया है इस फिक्स एक्सिस के अराउंड. तो इसका मतलब है कि रोटेट मतलब कि इक्विलिब्रियम की तरह भी रोटेट कर रही है. ओके, सो नाउ यहां तक क्लियर हो गया. ओके, यहां से हम आगे मूव करते हैं, यहां से आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. यस, हम जो है वो देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स of equilibrium. जी, इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स हैं ओके वो दो होती है. नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले जो है दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो हमारी बॉडी है वो किसमें है, वो रेस्ट में है और इसमें ना तो लीनियर एक्सेलरेशन है और ना ही उसके अंदर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन. ऐसी बॉडी जो है उसको हम क्या कहेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है. ठीक है. ओके, नाउ द सेकंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम.
डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है बॉडी क्या कर रही है, बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायनामिक में भी आगे मजीद 2 टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले जो है दैट इज डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। It will be okay. The second one is dynamic translational equilibrium। Yes, तो आपने देखा कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहली टाइप हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही, ओके। दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम, बॉडी मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी मजीद 2 टाइप्स हैं, दैट इज डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सम ऑफ टॉर्क जो है, नेट टॉर्क जो है इसके क्या है, 0। इसी तरह से इसका है कि जो इसके नेट फोर्सेस जो लग रही हैं दैट इज 0। ये दो इक्वेशन। तो यहां तक हमने इक्विलिब्रियम को रिवाइज कर लिया है, देख लिया है कि इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कौन-कौन सी होती हैं और क्यों दूसरी कंडीशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखा है कि स्टैटिक एंड डायनामिक। डायनामिक की मजीद आगे 2 होती हैं, डायनामिक ट्रांसलेशनल एंड डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी हमने तफसील से देख लिया है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, ओके। ओके, पहला हमारे पास एमसीक्यूज है। यस, द पॉइंट अबाउट व्हिच द मास ऑफ द बॉडी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, किसकी बात हो रही है, मास की। यस, मास की बात हो रही है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यस, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। The line of action of force passes through the center of mass of the body will। जी, हमने ये पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है वो किसी किस्म की रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ रोटेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, for which of the following objects is the center of mass and center of gravity significantly different? क्रिकेट बॉल के लिए नो, क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वुडन रूलर के लिए नो, वो भी छोटा ऑब्जेक्ट है। A tall mountain, yes, tall mountain जो है इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एल्टीट्यूड की वजह से ग्रेविटी जो है उसमें चेंजेस आते हैं, जिस वजह से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इक्वली नहीं होते। आगे मूव करते हैं। A force of 10 Newton is applied perpendicularly at the end of 0.5। ये तो मैंने प्रॉमिस नहीं है, ये नकल कर ली जी। अब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम 1। जी, बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब उस बॉडी के ऊपर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। दोनों कंडीशंस क्या थी कि नेट टॉर्क भी बॉडी के ऊपर 0 होना चाहिए एंड नेट फोर्स भी बॉडी के ऊपर 0 होनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन है बोथ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क आर 0। फाइन, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यस, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में आपको बताना भूल गया कि टॉर्क 2 तरह के होते हैं। हमने कल पढ़े थे कि एक क्लॉकवाइज टॉर्क होता है और एक एंटाई क्लॉकवाइज टॉर्क होता है।
तो किसी भी बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर दोनों जो टॉर्क्स हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एट अ सर्टेन पिवट पॉइंट, तो फिर बॉडी क्या होगी, हमारी बैलेंस होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मोमेंट्स आर जीरो। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, दोनों का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए जीरो के। मैं लिख देता हूं कि लेट्स से हमारे पास एक क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब मैं इसको यहां लेके आऊंगा तो क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यस, बाय कन्वेंशन क्लॉकवाइज टॉर्क आर टेकन एज जी क्लॉकवाइज। जब मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है दीज आर नेगेटिव। फाइन, अब बुक रेस्टिंग ऑन टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ, टेबल के ऊपर एक हमारे पास जो बुक है वो पड़ी हुई है, इससे एग्जांपल है डायनामिक। डायनामिक तो दोनों ही हो सकती है क्योंकि मूव तो कर रही है बुक, तो बुक जो है वो हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्योंकि वो रेस्ट पे पड़ी हुई है। ठीक है, अब पैराट्रिपल फॉलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी जी, जब पैराट्रिपल जो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसकी मोशन क्या होगी, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा पैराट्रिपल। How can the center of gravity of an irregular sheet be found experimentally? जी, experimentally मैंने आपको बताया प्लम लाइन मेथड। तो प्लम लाइन की मदद से आप उसमें जो है वो तीन सुराख करेंगे और प्लम लाइन की मदद से आप उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सारे का सारा वेट जो है बॉडी का वो एक्ट कर रहा होता है। और ये जब अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इसका ये बिल्कुल मैच कर जाता है सेंटर ऑफ मास के साथ। ये भी आपको याद रखना है कि अगर यूनिफॉर्म हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगी और उसके साथ साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा नहीं होगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो है उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, इक्वल होंगे। Yes, state the first condition of equilibrium. G, what is the first condition of equilibrium? That the sum of all the forces acting on the body must be equals to zero. G, सारी की सारी जो forces body पे act कर रही हैं उनका zero होना जरूरी है। Okay? Yes, let's move करते हैं। What is the center of gravity of human body shift when bending an arm? जी, जब हम आर्म को बेंड करते हैं तो मास दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे बॉडी का वेट जो है वो चेंज होता है, जिससे ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है न्यू मास अरेंजमेंट के मुताबिक। तो जब भी आपके पास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरे का पूरा जो है वो बॉडी का मास एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे सारे का सारा वेट एक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली जब हम ओरिएंटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज करेंगे या उसकी शेप चेंज करेंगे तो मास रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। मास रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और बॉडी से बाहर भी हो सकते हैं। यस, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। जी, टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज टॉर्क इज रिटन एज d क्रॉस f। ठीक है, इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स df sin थीटा। अगर आपको कोई एंगल दिया गया है, जिस किसी एंगल पे फोर्स लगे तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपको एंगल नहीं दिया गया तो आप सिंपली इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज टॉर्क इक्वली fd। फाइन, ओके, नोट करें तो नोट करें। आगे चलते हैं।
डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होती है जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही होती। देखिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको हम स्टैटिक कहते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो दो तरह से मूव कर सकती है, या तो वो ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, कर्व में मूव कर रही होगी, ठीक है, या फिर वो सर्कल में मूव करेगी। लेकिन जो हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम है उसमें वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो डिस्क्राइब अ सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर कार्डबोर्ड शीट। कि हमारे पास एक इररेगुलर कार्डबोर्ड शीट है और उसका हमने जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको तरीका बता दें कि वो इररेगुलर शीट जो है उसको हम प्लम लाइन की मदद से जो है वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप सो कि आपको आज समझ आई होगी। आज हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंक्लूड हो गया। अगर आपकी क्यूरीज होती हैं तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम यही लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको दोबारा से सुन सकते हैं। अगर आपकी फिर भी मजीद कोई क्यूरीज हैं तो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पॉसिबल हुआ तो हम जरूर आंसर करेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका आंसर क्लास में देंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। दिस इज ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।